हेलो गाइस। हेलो अल्केन देख रहे हैं हम। हेलो अल्केन में इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो अल्केन डिस्कस किए हैं और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस क्या होती है वो भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन देखने वाले हैं। पिछले 8 दिनों से हमारा लेक्चर डिसकंटिन्यूअस हो गया था कुछ रीजन की वजह से। अब यहां से हम आज से शुरू करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन। तो कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है हेलो अल्केन, तो यही बातें हम डिस्कस करने वाले। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली जो रिएक्शन है हेलो अल्केन की, वो रिएक्शन है दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये आपको पता है क्या होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आल्सो कॉल्ड एज द कौन सी रिएक्शन कहते हैं इसे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बताते हैं या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताते हैं कौन, हेलो अल्केन। उसके अलावा देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शंस है, जैसे कि यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन शो करते हैं हेलो अल्केन। जिस तरीके से यहाँ पे देखिए सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है दैट इज द SN1 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। बॉटम में लिखिए टॉप में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। These are the SN1 रिएक्शन। उसके बाद में SN1 के बाद में आती है दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज द SN2 रिएक्शन। दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, वही है दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर। ये जो बॉटम में 1 है और 2 है इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये क्या है सेकंड ऑर्डर है। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन देखो कौन सी शो करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, वो है व्हिच इज कॉल्ड एज द SNI। दैट इज द SNI। SNI का मतलब होता है दैट इज इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई का मतलब क्या होता है, दैट इज द इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक होता है डी, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है SNNGP। SNNGP सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। NGP का मतलब क्या होता है, दैट इज द नेबरिंग, दैट इज द व्हिच इज कॉल्ड एज द, क्या बोलोगे आप उसे, दैट इज द नेबरिंग ग्रुप। NGP का मतलब होगा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अब ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शंस कब होगी, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में टोटल 4 सब्स्टिट्यूशंस है। एक है SN1, SN2, SNI एंड दी SNNGP। इसको क्या बोलते हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है देखिए यहाँ पे, दूसरी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज दी दैट शो बाय दी हेलो अल्केन, दैट रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हिच रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए एलिमिनेशन में भी रिएक्शंस होती है। एक होती है E1, क्या होती है, एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर। दूसरी होती है दैट इज E2, एलिमिनेशन सेकंड ऑर्डर। और थर्ड होती है दैट इज द E1CB। E1CB इसको कहते हैं, CB को एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस CB का मतलब क्या होता है, दैट इज द कॉन्जुगेट बेस। देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, दैट इज द कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलोगे आप इसको, कॉन्जुगेट बेस बोलोगे। E1CB में CB का मतलब होता है दैट इज कॉन्जुगेट बेस। इस तरीके से रिएक्शंस होती है। इसके अलावा भी अदर रिएक्शंस है। देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर पे दैट रिएक्शन व्हिच इज द अदर रिएक्शंस। अदर रिएक्शन में जैसे कि रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है, रिडक्शन रिएक्शन है, एक्सेट्रा। ये भी रिएक्शन शो करते हैं कौन, हेलो अल्केन। तो अब यहाँ पे देखिए हमने देखा है कि कौन कौन से रिएक्शन शो करते हैं, SN1, SN2, SNI, SNNGP। एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। एलिमिनेशन में E1, E2 एंड दी E1CP। तो ये E1, E2 क्या होगा, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। मतलब समझिएगा अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो कैसी होगी रिएक्शन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर सब्स्टिट्यूशन हो रही है तो आपको पता है कि रिएक्शन अगर हो रही है, अगर मान लीजिए वो कौन सी रिएक्शन हो रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसी होगी, और उसे बोला जाता है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस बाय अनदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम। सच केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पे RX है, R बॉन्ड X, अच्छे से लिखता हूं, दैट इज द R बॉन्ड X है, R बॉन्ड X है। अब यहाँ पे R बॉन्ड X जो है, ये जो बॉन्ड अगर वीक है तो ये जो X है यहां से निकल के भाग जाएगा। तो जो निकल के भागेगा उसे बोला जाता है दैट्स ग्रुप, दैट ग्रुप व्हिच इज कॉल्ड एज द लिविंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहते हैं उसे, लिविंग ग्रुप। जो यहां से भाग जाएगा इसको छोड़ के, किसको, अल्किल को, उसे क्या बोलोगे आप, लिविंग ग्रुप होगा।
और उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो ग्रुप आने वाला है, मान लीजिए वो कौन सा हो जाए, न्यूक्लियोफाइल हो जाए, तभी तो हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये यहां से निकलेगा और ये उसकी जगह पर कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। अगर इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ गया तो क्या मिलेगा आपको, आर बॉन्ड। देखिए यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पे अटैच हो गया तो मिलेगा आपको आर बॉन्ड एन यू प्लस क्या मिलेगा आपको, एक्स माइनस एक्स नेगेटिव, मतलब एक्स नेगेटिव यहां से निकल जाएगा जो कि लिविंग ग्रुप है। और ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, जो आने वाला है उसे क्या बोलोगे आप, इनकमिंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप और इनकमिंग ग्रुप समझ में आ रहा है आपको कि लिविंग ग्रुप जो कि जाने वाला है उसे कहते हैं लिविंग ग्रुप, उसकी जगह पे जो आने वाला है उसे क्या बोला जाता है, दैट इज द इनकमिंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप और ये इनकमिंग ग्रुप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल इनकमिंग ग्रुप था, इसलिए कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बात आपको समझ में है कि इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो आर और एक्स के बीच में का जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। और आर और न्यूक्लियोफाइल में जो बॉन्ड बना है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड ही बना है। मतलब इस रिएक्शन में बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। इस रिएक्शन में सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। सच रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज द, कौन सी रिएक्शन बोलेंगे आप इसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलोगे आप, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब जिस रिएक्शन में सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, सच केमिकल रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन समझते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड जो रिएक्शन है वो है दैट इज द एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास में एक आधा अल्कीन है, अल्कीन या डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड जिसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, वही क्या बताते हैं, एडिशन रिएक्शन बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पे एक अल्कीन है, अल्कीन में अगर हम देख लेंगे यहाँ पे तो देखिए सी डबल बॉन्ड सी, इस तरीके से सी डबल बॉन्ड सी, ये अल्कीन हो गया। यहाँ पे देख लीजिए आप, अगर मैं इसके ऊपर इस अल्कीन के ऊपर मैं ये दो बॉन्ड बताना पड़ेगा ना, दैट इज दो बॉन्ड इस तरीके से इस अल्कीन के ऊपर मैं एक्स बॉन्ड एक्स डाल दूं, क्या डाल दूं, एक्स बॉन्ड एक्स। तो एक एक्स यहाँ पे चले जाएगा और दूसरा एक्स यहाँ पे चले जाएगा। इसमें देखिए एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों एक्स जुड़ जाएंगे, दोनों एक्स अगर जुड़ जाएंगे तो डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू दी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू दी सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे कि एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे दो बॉन्ड बने, तो दोनों के दोनों कौन से बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। देखो ये भी कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, और ये भी कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। तो मतलब जिस रिएक्शन में एक बॉन्ड के टूटने के बाद कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, सच केमिकल रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज द एडिशन रिएक्शन। देखो कितना सिंपल सी बात है, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जिसमें सिग्मा बॉन्ड टूट के सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा उसे बोलोगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस थोड़ी आगे की बात है। यहाँ पे देखिए जिस रिएक्शन में एक पाई बॉन्ड टूट के दो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए उसे बोलोगे एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है, दैट रिएक्शन इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। विच रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन जनरली रिवर्स होती है एडिशन रिएक्शन की। मतलब समझिएगा, मतलब जिसमें दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और उसका कन्वर्जन किस में करेंगे, एक पाई बॉन्ड में करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए मेरे पास में, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए सी एच, यहाँ पे देखिए एच लगा दूं, यहाँ पे भी एच लगा देते हैं, यहाँ पे क्या है सी, और ठीक है ये एच नहीं भी बता दो चलेगा, सी एच एच, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा एच, और यहाँ पे मान लो मैंने क्या लगा दिया बी आर। अब यहाँ पे अगर मैं कोई कंपाउंड डाल दूं लाइक दैट अल्कोहलिक केवेज डाल दूं तो क्या होने वाला है, ये दोनों H और Br यहाँ से निकल जाएंगे। ये भी सिग्मा बॉन्ड, देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये टूटेगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। दोनों बॉन्ड अगर टूट जाएंगे तो यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड C डबल, इस तरीके से हो जाएगा। मतलब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में दो सिग्मा बॉन्ड टूट के एक पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, सच केमिकल रिएक्शन इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गई होगी रिएक्शन। मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देखो शॉर्ट में बताया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है कि जिसमें एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम दूसरे एटम को और ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस करे। तो यहाँ पे पहले तो बात यहाँ पे देखिए ये लिविंग ग्रुप होना चाहिए, लिविंग वो निकलना चाहिए। इस ग्रुप को निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं। इस ग्रुप को, ये जो ग्रुप यहाँ पे आना चाहता है तो ये किस वे से आ सकता है, दो वे से आ सकता है, दो तरीके से आ सकता है। कैसे, तो पहली बात देखिए, पहला ये वे है कि ये लिविंग ग्रुप यहाँ से चुपचाप उठ के चला जाए तो ये उसकी जगह पे आ जाएगा,
या तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जबरदस्ती अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इसको यहां से उठा दे, इसको यहां से उठा दे। तो हम ये भी देखेंगे कि कौन से ग्रुप की लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी कैसी होती है, वो उठना चाहते हैं नहीं उठना चाहते हैं। उसके लिए हमको अगर गुड लिविंग ग्रुप है तो उसमें हमें कोई भी पावर की जरूरत नहीं होगी। इनकमिंग ग्रुप को वो उठ के चला जाएगा, उसकी जगह पे लिविंग ग्रुप जो इनकमिंग ग्रुप है बैठ जाएगा। अगर वो लिविंग ग्रुप बैड लिविंग ग्रुप है, वो निकलना नहीं चाहता है उस रिएजेंट से, उस सबस्ट्रेट से, तो हमें स्ट्रॉन्ग लिविंग मतलब स्ट्रॉन्ग इनकमिंग ग्रुप लगाने पड़ेंगे। आपको बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें SN1, SN2, SNI एंड SN NGP ये सारी रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। आज लेक्चर में हम SN1 डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। रिएक्शंस ऑफ हैलो अल्केन में हम सबसे पहले जो रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं वो है SN रिएक्शन। SN रिएक्शन का मतलब होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे सबसे पहली जो रिएक्शन है दैट रिएक्शन इज अ SN रिएक्शन। SN समझ में आ गया आपको? S का मतलब होगा दैट इज द सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होगा न्यूक्लियोफिलिक, और दैट इज इसको क्या बोलोगे आप? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मान लीजिए मेरे पास में एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है इस तरीके से। देखिए यहां पे मेरे पास में एक कंपाउंड है, ये कार्बन है और इस कार्बन से जुड़ा है X। इस कार्बन से क्या जुड़ा है? X जुड़ा है। देख लीजिए यहाँ पे एक कार्बन है और इस कार्बन से यहाँ पे क्या जुड़ा है? X जुड़ा है, जो कि लिविंग ग्रुप है, जो कि क्या है? लिविंग ग्रुप है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि X इज ए विच ग्रुप? लिविंग ग्रुप, जो कि इस कार्बन को छोड़ के जाना चाहता है। दूसरा जो ग्रुप होगा वो क्या होगा? इनकमिंग ग्रुप होगा, जो कि इसकी जगह पे आना चाहता है। मान लीजिए वो इनकमिंग ग्रुप क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तभी तो क्या होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। देखिए आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म आपको समझना है तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये ध्यान में कंडीशंस वगैरह कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताऊंगा कैसे होती है, कैसी कैसी कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होती है, ये सारी बातें आपको समझ में आएगी। आप अटेंटिव रहेंगे तो बिल्कुल आपको सारी बातें समझ में आएगी। यही अप्रोच होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लर्न नहीं कर सकते, उसको याद नहीं कर सकते, उसको समझना पड़ेगा। जितना आप समझने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छा फील होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और जितना रटने की कोशिश करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतने ही दूर दूर आपसे होती चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कि हो क्या रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, सीन क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप के बाद में NU जो है हमने बोला है न्यूक्लियोफाइल, जो कि क्या है? इनकमिंग ग्रुप है। अगर ये लिविंग ग्रुप यहाँ से चला जाए, X निकल जाए, तो ये NU यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमको क्या मिलेगा क्या यहाँ पे? देखिए इस तरीके से हमको मिलेगा, इस तरीके से कुछ इस तरीके से मिलेगा कि NU आके यहाँ पे जुड़ जाए, NU आके यहाँ पे जुड़ जाए। देखिए ये सिग्मा 1 टूटा, नया सिग्मा 1 बना, और यहाँ पे हमको प्लस प्लस क्या मिलेगा? X माइनस। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि ये जो है जिसके ऊपर अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का या रिएजेंट का, इसको बोला जाता है सबस्ट्रेट। ये बात ध्यान में रखिए, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज है, ये मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि इसको क्या बोला जाता है? सबस्ट्रेट। और जो इनकमिंग ग्रुप है, जो कि अटैक कर रहा है, जो कि अटैकिंग स्पीसीज है, और अटैकिंग स्पीसीज को कहते हैं विच इज कॉल्ड एज द रिएजेंट। ये बात भी ध्यान में रखिए। और अटैक करने के बाद जब रिएजेंट अटैक करता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे, तो एक नई स्पीशीज जनरेट होती है और नई स्पीशीज फॉर्म होती है, उसको बोला जाता है विच इज कॉल्ड एज दी प्रोडक्ट बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट। तो अब ये देखिए कि ये एक रिएक्शन है जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहे हैं। अब ये रिएक्शन दो वे से हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास दो ही तो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे रिएक्शन को कराने की। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो यहाँ पे इनकमिंग ग्रुप आ रहा है किसकी जगह पे? लिविंग ग्रुप की जगह पे। तो दो पॉसिबिलिटी है कि वो जो लिविंग ग्रुप है उसे पता चल जाए कि इनकमिंग कोई आने वाला है, तो पहले ही अपनी जगह से हट जाए, तो वहां पे लिविंग ग्रुप इनकमिंग ग्रुप आसानी से जाके बैठ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक चेयर है, अगर उस चेयर पे एक बंदा बैठा हुआ है, मुझे उस चेयर पे जाना है, अगर वो चेयर पे अगर वो पहले मेरे आने से पहले अगर उठ के चला जाए, तो मुझे बैठने में वहां पे कोई, या जाने में या उस जगह पे बैठने में कोई पावर की या एनर्जी की ज्यादा जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि चेयर तो खाली है, मैं आसानी से वहां पे जाके बैठ सकता हूँ।
दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि उस चेयर पे जो बंदा बैठा है वो उठना नहीं चाहता है। दिस आर द बैड लिविंग ग्रुप। तो मुझे यहाँ पे किसकी जरूरत गिरेगी, पावर की जरूरत गिरेगी उसको उठाने के लिए। आपको बात समझ में आ रही है? तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर ऐसी सिचुएशन में अगर गुड लिविंग ग्रुप है तो वो उठ के चला जाएगा, चेयर खाली हो जाएगी, मैं वहां पे जाके बैठ जाऊंगा या आप वहां पे जाके बैठ जाएंगे। अगर वो लिविंग ग्रुप, अगर बैड लिविंग ग्रुप है, वहां से उठना नहीं चाहता तो आपको किसकी जरूरत है, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसे जबरदस्ती उठाना पड़ेगा। या तो फिर, समझ में आ रही है बात, या तो फिर क्या करना पड़ेगा, जो उसके आजू बाजू बैठने वाले हैं उसे उकसाना पड़ेगा कि तू यहाँ से उठ। उसे ही तो बोला जाता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। उसे क्या बोला जाता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। जो आजू बाजू के लोग हैं उसे उकसाएंगे कि तू यहाँ से उठ जा, तो उसे बोला जाता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट। नेबर जो है वो क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन जब होती है तो उसे कहते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। मतलब 3 वे से यहाँ पे ऐसा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बात समझ में आ गई कि लिविंग ग्रुप जो कि छोड़ के जाना चाहता है, तो जो छोड़ के जाना चाहता है उसे लिविंग ग्रुप कहते हैं, और जो आने वाला है उसे कहते हैं इनकमिंग ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉसिबिलिटीज है। मैंने बोला है कि अगर ये इससे आने के पहले ये पहले ही चला जाए तो इसे स्ट्रांग होने की जरूरत है क्या, कोई स्ट्रांग होने की जरूरत है क्या, नहीं। इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की जरूरत है क्या, वो आसानी से जाके बैठ जाएगा। चेयर खाली है, खाली जगह पे बैठने में कौन सी एनर्जी की जरूरत गिर रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, केस 1 में क्या होगा, देखिए यहाँ पे केस 1 में क्या होगा कि पहले ये लिविंग ग्रुप यहाँ से चला जाए। मतलब लिविंग ग्रुप अगर यहाँ से चला गया तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये एक्स है। अब ये लिविंग ग्रुप यहाँ से अगर पहले ही चला जाए तो पहले ही चला जाने के बाद में ये क्या होगा, पहले ही चला जाने के बाद में यहाँ पे हमको एक आयन फॉर्म होगा, दैट आयन व्हिच इज कॉल्ड एज द कार्बोनियम आयन। और प्लस क्या मिलेगा हमको, प्लस क्या मिलेगा यहाँ पे, एक्स माइनस। देखिए पहले ही उठ के चला गया। और जब ये जाएगा तो यहाँ से फास्ट थोड़ी ना जाएगा, स्लोली जाएगा। तो ये स्टेप कैसे रहने वाली है, स्लो। और हमको पता है जो स्लो स्टेप होती है वो क्या होती है, आरडीएस। आरडीएस का मतलब समझिएगा रेट डिटरमिनिंग स्टेप। आपको SN1 SN2 रिएक्शन आसानी से समझ में आएगी, सिर्फ यहाँ पे फोकस कीजिएगा आप। तो ये पहली स्टेप है कि जो लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूं दैट इज स्टेप 1। केस 1 में स्टेप 1 है कि स्टेप 1 में क्या हो गया, लिविंग ग्रुप चला गया। लिविंग ग्रुप चला गया तो यहाँ पे क्या फॉर्म किया उसने, आयंस फॉर्म किया। एक है कार्बोकैटायन और एक है नेगेटिव आयंस, दैट इज द एक्स माइनस। स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में मुझे बताइए, अब तो जगह खाली है तो जो इनकमिंग ग्रुप आएगा, इनकमिंग ग्रुप को आने को स्ट्रांग होने की जरूरत है क्या, नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो कार्बोनियम आयन है वो क्या है, यहाँ पे खाली जगह है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो आने वाला जो है उसको स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं। वो सीधे से क्या कर देगा, अटैक करेगा। तो कैसा अटैक करेगा, चेयर खाली दिख रही है उसको तो जल्दी से आके बैठेगा, सोचेगा कि कोई और ना आ जाए बैठने के लिए। तो ये स्टेप क्या हो जाएगी, यहाँ पे फास्ट हो जाएगी। ये स्टेप क्या हो जाएगी, फास्ट। और फास्ट होने के बाद में इस तरीके से हमारा बनेगा प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। ये एक केस है। यहाँ पे देखिए कि रिएक्शन कितने स्टेप में होगी, 2 स्टेप में। पहले लिविंग ग्रुप जो है छोड़ के चला जाए, दूसरे बाद में छोड़ के जाने के बाद में कार्बोकैटायन बन जाए, और वो कार्बोकैटायन स्टेबल होना चाहिए तो ही बनेगा ना। अगर वो टर्शियरी है, बेंजाइल है या फिर एलिल है तो वो स्टेबल होगा। वो क्या होगा, स्टेबल होगा। हमने डिस्कस की है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर वो अनस्टेबल हो जाए तो कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा। अनस्टेबल होगा तो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा क्या, नहीं। यही बात आपको समझनी है कि अगर लिविंग ग्रुप के छोड़ के जाने के बाद में अगर कोई स्टेबल कार्बोकैटायन अगर बनता है तो कार्बोकैटायन क्या बोलेगा कि लिविंग ग्रुप अगर छोड़ के भी चला जाए तो मैं तो स्टेबल हूं, पहले थोड़ा ज्यादा स्टेबल था, अब तेरे छोड़ के जाने के बाद में भी स्टेबल हूं, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बाद में फिर जो स्टेबल कार्बोकैटायन है उस पर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए केस 2 में क्या होता है। केस 2 यहां पे लिखता हूं, दैट इज द केस 2। केस 2 में क्या होगा कि ये हमारे पास में जो इस तरीके से ग्रुप है, देख लीजिए इस तरीके से हमारे पास में इस तरीके से ये जो ग्रुप है दैट इज दिस आर द एक्स। ये क्या होगा, एक्स होगा, ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट। ये क्या हो जाए, सबस्ट्रेट हो जाए। नेक्स्ट देख लीजिए इस सबस्ट्रेट जो है, अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब अगर ये बैड लिविंग ग्रुप हो जाए, ये बैड लिविंग ग्रुप हो जाए मतलब इस तरीके का ना हो, अगर बैड लिविंग ग्रुप हो जाए तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल ये सामने से अप्रोच कर सकता है क्या, नहीं। क्योंकि ये जो एक्स है, ये एक्स के ऊपर क्या है आपको पता है, यहाँ पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है पार्शियल नेगेटिव। मतलब समझिएगा इस एक्स पर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मतलब इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये न्यूक्लियोफाइल और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन होगा। मतलब वो सामने से अटैक नहीं कर सकता, सामने से अप्रोच नहीं कर सकता। तो इस केस में क्या होगा, टोटली बैक साइड अटैक होगा। टोटली क्या होगा, बैक साइड अटैक। मतलब वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस
सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को पीछे से टक्कर मारेगा। आपको बात समझ में आ गई? मतलब यहाँ पे जो अटैक हो रहा है वो कैसा हो रहा है, दैट इज द, इसको बोला जाता है बैक साइड अटैक। समझ में आ रही है बात आपको? यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक साइड अटैक 180 के एंगल से उसको टक्कर मारेगा सबस्ट्रेट को। कौन? न्यूक्लियोफाइल्स। क्यों मारेगा? क्योंकि सामने से तो नहीं आ सकता, क्योंकि सामने से क्या है, वो जो लिविंग ग्रुप है उस लिविंग ग्रुप के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर इधर से अप्रोच करेगा तो लोन पेयर और वो जो न्यूक्लियोफाइल है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, वो एक में को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रिपेल अगर होगा, रिपल्शन अगर होगा तो क्या होगा, रिपल्शन अगर होगा तो यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो फिर ये क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल पीछे के रास्ते से बैक साइड से टक्कर मारता है, बैक साइड से अटैक करता है, तो उसे बोला जाता है बैक साइड अटैक। क्या बोलोगे आप इसको? बैक साइड अटैक। और जब बैक साइड अटैक होता है तो उसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या बोलते हैं उसे? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब जब फ्रंट साइड अटैक होता है उसे कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, यही बातें हम पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे बैक साइड अटैक होगा, बैक साइड अटैक अगर होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे, मतलब समझिएगा, नेक्स्ट जो आपको स्पीसीज यहाँ पे मिलेगी बैक साइड अटैक होने के बाद, बैक साइड अटैक होने के बाद में जो नेक्स्ट स्पीसीज जो मिलेगी कुछ तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन की तरफ आ रहा है और ये जो एक्स है इस कार्बन की तरफ से दूर जा रहा है। देख लीजिए यहाँ पे ये जो एक्स है ये कार्बन से दूर जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन की तरफ आ रहा है। मतलब इस पर जो पार्शियल, इस पर का जो निगेटिव चार्ज है वो कौन लेके जा रहा है, एक्स लेके जा रहा है। मतलब समझिएगा कि कार्बन यहाँ पे कैसा है, कार्बन एक न्यूक्लियोफाइल का एक साइड से हाथ पकड़ रहा है और एक्स का हाथ इस साइड से छोड़ रहा है। तो मतलब समझिएगा इस केस में, इस सिचुएशन में जो कार्बन होगा वो कैसा होगा, पेंटावैलेंट। देखिए कार्बन ने कितने बॉन्ड फॉर्म किया गया इस चीज में, इस स्टेट को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। तो इस स्टेट में कार्बन ने 5 बॉन्ड फॉर्म किए हैं, तो कार्बन इस सिचुएशन में कैसा है, पेंटावैलेंट। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, मैं SN2 रिएक्शन में बिल्कुल पढ़ाने वाला हूं आपको। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बैक साइड अटैक हुआ तो जो एक्स है यहाँ से निकल के जा रहा है और NU जो है वो वहां पे नजदीक आ रहा है। तो नजदीक अगर आएगा तो नेक्स्ट जो स्टेप होगी, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो स्टेप होगी वो कैसी होगी, फास्ट होगी। नेक्स्ट स्टेप कैसी होगी, फास्ट मतलब ये एक्स निकल के भाग जाएगा और NU से जुड़ जाएगा। किससे जुड़ेगा, कार्बन से। तो देखिए ये कार्बन, ये हमने बताया यहाँ पे बैक साइड अटैक, कार्बन से क्या जुड़ गए हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और इस तरीके से उसके हमने बता दिए 3 बॉन्ड। तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। टोटली बैक साइड अटैक जो हुआ है इसे बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और प्लस क्या मिलेगा, एक्स माइनस। तो ऐसा कौन सी रिएक्शन में होता है, ऐसा होता है जो सेकंड केस जो हमने देखा है ये होती है SN2 रिएक्शन में। कौन सी रिएक्शन में, SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड ऑर्डर में होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड ऑर्डर। और ये केस 1 जो कि 2 स्टेप में हुई है, ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन में होता है, SN1 रिएक्शन में। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा होता है। और यहाँ पे SN2 रिएक्शन में ऐसा बैक साइड अटैक होता है। यहाँ पे दोनों तरह का अटैक पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है और कार्बोकैटायन का जो ज्योमेट्री होती है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो sp2 होता है, बॉन्ड एंगल 120 होता है, ज्योमेट्री कैसी होती है, प्लेनर होती है। फ्रंट साइड अटैक भी पॉसिबल है, बैक साइड अटैक भी पॉसिबल है, मतलब 50-50% चांस है। फ्रंट साइड अटैक होगा तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, बैक साइड अटैक होगा तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। मतलब वहां पे 50-50 चांस है। अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव अगर हमने कंपाउंड ले लिया तो हमको क्या मिलेगा, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ R एंड दी S। RRS का जो मिक्सचर मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे RRS का जो मिक्सचर मिलेगा वो दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज दी रेसिमिक मिक्सचर। लेकिन SN2 रिएक्शन में हमको क्या मिलेगा, अगर ये R रहेगा तो ये S मिलेगा। समझ में आ रही बात, अगर ये सबस्ट्रेट अगर R था तो हमको ये प्रोडक्ट क्या मिलेगा, S मिलेगा। अगर ये S हो जाए तो ये क्या मिलेगा, R मिलेगा। आपको बात समझ में आ रही है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये SN2 में होती है। देखो यहाँ पे कितनी सिंपल वे में आपको बताया है कि 2 तरीके से यहाँ पे रिएक्शन हो सकती है, तो केस 1 और केस 2। तो अब यहाँ पे आपको आई होप समझ में आ गई होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि SN1 रिएक्शन होती क्या चीज है, कैसे होती है रिएक्शन। ये रिएक्शन होती है SN1 रिएक्शन। कौन से अल्किल हैलाइड हम यूज करते हैं, कौन से हेलो अल्केन रिएक्शन देते हैं जिनका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। यहाँ पे सॉल्वेंट कैसे लिया जाता है, पोलर लिया जाता है या नॉन पोलर लिया जाता है, तो पोलर क्यों लिया जाता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है या वीक होने की जरूरत है वो भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पे समझ में आ रही है बातें आपको। देन देखेंगे अपन SN2 रिएक्शन। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट्री आइडिया देना चाहता हूं आपको कि यहाँ पे हम
जो कंडीशंस यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट यूज किया जाता है, वीकर न्यूक्लियोफाइल यूज किया जाता है, और कार्बोकैटायन जो फॉर्म होता है वो स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होना चाहिए, या कौन से अल्केलाइड यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो देखिए ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, सब यहाँ पे आपको क्या हो रहा है उसी पर से सबकी सब बातें आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए SN1 रिएक्शन की एक एलिमेंट्री आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पे SN1 रिएक्शन अभी हमने स्टार्ट नहीं किए, मैं बार बार जो ये बातें बता रहा हूँ आपको, ये किस लिए कि आपको इस पर से ही रिएक्शन मैकेनिज्म देखना है, रिएक्शन मैकेनिज्म को आगे समझना है। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर SN1 रिएक्शन अगर हो रही है, तो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में एक हेलो अल्केन है, ये आपको पता है, दिस आर द हेलो अल्केन। अगर इस हेलो अल्केन को ये X जो ग्रुप जुड़ा है, ये X जो ग्रुप जुड़ा है, मतलब हमने बोला है इसको लिविंग ग्रुप। तो ये लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये जो लिविंग ग्रुप है, फिर से लिखता हूं यहाँ पे, देखिए कि ये जो यहाँ पे हेलो अल्केन है, ये हेलो अल्केन को जो X जुड़ा है जिसको बोला जाता है लिविंग ग्रुप। तो ये लिविंग ग्रुप पहली कंडीशन देखिए SN1 रिएक्शन के लिए क्या होती है कि ये कैसा होना चाहिए। SN1 रिएक्शंस के लिए पहली कंडीशन है कि ये कैसा होना चाहिए, दैट्स लिविंग ग्रुप शुड बी, दैट्स लिविंग ग्रुप, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, दैट्स लिविंग ग्रुप शुड बी गुड। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लिविंग ग्रुप शुड बी गुड, मतलब या फिर बोलोगे आप दैट इज द गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप, मतलब वो आसानी से निकल जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिसकी साइज ज्यादा होगी वो आसानी से निकल जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन में अगर देखेंगे तो आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप देन दैट ऑफ दी ब्रोमीन, ब्रोमीन इज गुड लिविंग ग्रुप देन दैट ऑफ दी क्लोरीन, क्लोरीन इज गुड लिविंग ग्रुप देन दैट ऑफ दी फ्लोरीन। फ्लोरीन तो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, वो यहाँ पे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। दिस आर द बैड लिविंग ग्रुप। वो कैसा ग्रुप है यहाँ पे, बैड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए अगर ये लिविंग ग्रुप अगर यहाँ से चला जाए, आसानी से चला जाए, आसानी से अगर चला जाए, तो यहाँ पे जो स्टेप है, ये स्टेप कैसे हमने बोला है, स्लो स्टेप होती है। आसानी से गुड लिविंग ग्रुप हो जाए तो यहाँ पे फॉर्म होगा दैट इज द कार्बोकैटायन। क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, कार्बोकैटायन। और दूसरी बात देखिए कि कार्बोकैटायन कब फॉर्म होगा, जब ये कार्बोकैटायन कैसा होगा, स्टेबल होगा। जब ये कार्बोकैटायन कैसा होगा, स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखिए हमने, कौन कौन से कार्बोकैटायन स्टेबल होते हैं जनरली देखिए आपको पता है, या तो क्या होना चाहिए बेंजाइल, या तो क्या होना चाहिए एलिल, या फिर क्या होना चाहिए टर्शियरी, क्योंकि ये क्या होते हैं ज्यादा स्टेबल, ये रेजोनेंस की वजह से, ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, और ये भी क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से या हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होता है, टर्शियरी भी ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये स्टेबल बनना चाहिए, कार्बोकैटायन शुड बी स्टेबल, कार्बोकैटायन शुड बी स्टेबल। पहली कंडीशन है कि गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। गुड लिविंग ग्रुप होगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा तो वो कैसा होगा, अगर वो स्टेबल होगा तो ही बनेगा, अगर अनस्टेबल होगा तो बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टेप होगी, ये स्टेप कैसी होगी, आरडीएस। आरडीएस का मतलब क्या होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। रेट डिटरमिनिंग स्टेप में बाद में बताता इसके बारे में, ठीक है। अब मुझे बताइए जब ये C और X का बॉन्ड टूटा, लिविंग ग्रुप जब छोड़ के भागा, तो यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बना, मतलब इस सबस्ट्रेट को इस X के जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, मतलब उसके जाने के बाद में भी वो गम में नहीं डूबा है, फिर भी मतलब स्टेबल यहाँ पे खड़ा है। तो देखिए ये जो है स्टेबल है, तो स्टेबल होने के बाद में तो यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे C और X का बॉन्ड टूटने के बाद में यहाँ पे जो स्पीसीज जो जनरेट हुई है वो क्या है, आयंस है। क्या है, आयंस है। और आयंस कब फॉर्म होगी, पोलर सॉल्वेंट में फॉर्म होगी। मतलब ये जो है आयंस है, दिस आर द पोल्स। ये क्या बोलोगे आप, दिस आर द आयंस इज अ पोल, दिस आर द एक पॉजिटिव पोल और एक है नेगेटिव पोल है। तो इसके लिए हमको जो सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है, दैट सॉल्वेंट रिक्वायर्ड इज अ हाईली पोलर, दैट रिक्वायर्ड दी हाईली पोलर। मतलब सॉल्वेंट समझ में आ रहा है आपको कि कैसा लगेगा वहां पे, हाईली पोलर, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट में ही पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व हो गए, लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक। अरे भाई यहाँ पे देखिए कि जो आयंस फॉर्म हो रहे हैं ये तो पोलर है, ये तो कैसे है, पोलर है। तो पोलर सॉल्वेंट में ही पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व हो गए। समझ में आ रही है बात यहाँ पे। तो हमको जो सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होगा इस रिएक्शन के लिए, कौन सी रिएक्शन के लिए, SN1 रिएक्शन। मैं बताता हूँ कि SN1 क्यों बोल रहे हैं उसको, ठीक है, कि वो फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर कैसी है वो भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए SN1 रिएक्शन के लिए हाईली पोलर मीडियम लगेगा। तो पोलर मीडियम क्यों लगेगा, क्योंकि उसमें आयन फॉर्म हो रहे हैं, और वो आयन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व हो गया ना, नॉन पोलर में कहां से डिसॉल्व होगी। समझ में आ रही है बात। और कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा, स्टेबल बनना चाहिए, स्टेबल होगा जैसे कि बेंजाइल, आयलाइड और या फिर टर्शियरी, तो भी फॉर्म होगा। अगर स्टेबल नहीं होगा तो फॉर्म कहां से होगा, स्टेबल नहीं होगा तो फॉर्म कहां से होगा। नेक्स्ट बात, ये बात तीनों बातें समझ में आ गई। तीन कंडीशन बताया कि लिविंग ग्रुप शुड बी गुड और कार्बोकैटायन शुड बी स्टेबल, और यहाँ पे हाईली पोलर सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड, हाईली पोलर सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये कार्बोकैटायन पे कौन अटैक करता है,
न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब मुझे बताइए, ये कार्बोकैटायन इस तरीके से होता है, आपको पता है प्लेनर होता है कार्बोकैटायन, होता है प्लेनर कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो मुझे बताइए, पहले तो यहाँ पे जगह खाली है, पहले ही यहाँ पे जगह खाली है, और ये न्यूक्लियोफाइल को आने में कोई परेशानी होगी क्या, उसको पावर का या एनर्जी की जरूरत है क्या, नहीं। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए, उसको स्ट्रांग होने की जरूरत ही नहीं ना। अगर वो स्ट्रांग हो जाए तो बाकी सारी रिएक्शन में गड़बड़ कर देगा। स्ट्रांग की जरूरत है कि यहाँ पे खाली चेयर पे बैठने के लिए कौन सी एनर्जी की या कौन सी पावर की जरूरत है, नहीं है ना। तो ये अगर इसको हमने अगर पावर दे भी दी है तो वो गड़बड़ कर देगा। खाली दिमाग, अगर खाली इंसान के पास में पावर मिल जाए तो कैसा करता है आपको पता है, ठीक है। काफी समझदार हो आप, आपसे ज्यादा कोई समझदार है ही नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल शुड बी वीकर। अब ये दो तरह से अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कार्बोकैटायन जो कि कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री। बैक साइड भी अटैक हो सकता है, और देखिए यहाँ पे ये फ्रंट साइड भी अटैक हो सकता है, और क्या हो सकता है, बैक साइड भी अटैक हो सकता है। अगर फ्रंट साइड अटैक की पॉसिबिलिटी 50% है और बैक साइड की अटैक की पॉसिबिलिटी भी कितनी है 50%। यहाँ पे क्या होगा 50-50% चांसेस है फ्रंट साइड एज वेल एज दी बैक साइड, दैट इज 50-50 पॉसिबिलिटी टू अटैक फ्रंट साइड एज वेल एज दी बैक साइड। फ्रंट साइड अटैक को कहते हैं रिटेंशन, बैक साइड अटैक को कहते हैं दैट इज द रिस्क, दैट इज द इन्वर्शन। बैक साइड भी अटैक हो सकता है, फ्रंट साइड भी अटैक हो सकता है। यहाँ पे फॉर्म होगा ये, अगर ये कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव था सबस्ट्रेट, तो इसका भी यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फॉर्म होगा, लेकिन एक नहीं दो कंपाउंड फॉर्म हो गए उसमें, वो होगा रेसिमिक मिक्सचर। मतलब यहाँ पे ये देखो फ्रंट साइड और बैक साइड की वजह से क्या होने वाला है, रेसिमाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर व्हिच इज कॉल्ड एज दी रेसिमाइजेशन, ये हमने देखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इस कार्बन को ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, और इस तरीके से हमको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट मिलने वाला है। और ये स्टेप मैंने बोला है कि कैसे होती है, फास्ट। अगर फास्ट होगा तो रेट डिटरमिनिंग नहीं होगी। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो फर्स्ट स्टेप है, जो दो स्टेप है हमने यहाँ पे देखा, स्टेप 1 और ये जो है स्टेप 2। तो स्टेप 1 देखिए स्लो स्टेप है, स्टेप 2 देखिए यहाँ पे फास्ट स्टेप है। और स्टेप 1 में एक ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, तो एक ही सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पे देखिए रेट क्या होता है, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू होता है K into the concentration of only this compound. These are the tertiary butyl bromide, tertiary butyl halide बोल दो आप। तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली डिपेंड है एक ही मॉलिक्यूल पे, सबस्ट्रेट पे, ना ही न्यूक्लियोफाइल के। देखो न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे वीक है, न्यूक्लियोफाइल तो बाद में है, खाली जगह पे है। पहले कुछ काम था कि न्यूक्लियोफाइल का पहली स्टेप में नहीं, जो कि स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप ही रेट डिटरमिनिंग होती है, फास्ट स्टेप रेट डिटरमिनिंग नहीं होती है। स्लो स्टेप जो होती है उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा यूटिलाइज होती है, और वो एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो स्टेप स्लो हो जाती है। स्लो होने की वजह से वही स्टेप रेट डिटरमाइन होती है, जिस स्टेप से हम रेट डिटरमाइन करते हैं वो स्लो स्टेप होती है। फास्ट स्टेप में हम रेट डिटरमाइन नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे कि फैन है, अगर वो हाई स्पीड से घूम रहा है तो उसके ब्लेड हमको नहीं दिखाई देंगे, अगर वो स्लो स्पीड से घूम रहा है तो हमको उसके ब्लेड दिखाई देंगे। तो जो स्लो स्टेप होती है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। तो इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये फर्स्ट स्टेप है, जिसमें ये जो दिख रहा है आपको सबस्ट्रेट, इसी के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड रहेगा। एक्चुअली इस रिएक्शन में देखिए कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये एक रिएक्टेंट ये है, दूसरा रिएक्टेंट न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल पे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं है ना। एक्चुअली समटाइम क्या होता है कि जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं उसी में से न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ना ही स्ट्रॉन्ग है, ना ही उसको टक्कर मारने की, किसी को उठा के उसकी जगह पे बैठने की जरूरत है, ना हो इसे पावरफुल होने की जरूरत है, वीक होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, खाली जगह पे तो बैठना है उसे। तो यहाँ पे उसका कोई रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई अफेक्ट नहीं होता है न्यूक्लियोफाइल का, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है सिर्फ ओनली दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओनली वन रिएक्टर। दैट्स व्हाई देखिए यहाँ पे इन दिस रिएक्शन द रेट डिपेंड अपॉन दी ओनली दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टर, हेंस इट इज, हेंस एक ही मॉलिक्यूल है, हेंस इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहते हैं पर फर्स्ट ऑर्डर। अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, जैसे कि SN2 में करेगा, क्योंकि वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे बैक साइड अटैक करेगा, पीछे से टक्कर मारेगा, समझ में आ रहा है। तो दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल या दो रिएक्टर वहां पे इन्वॉल्व हो गए तो उसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी बात समझ में आ गई आपको। अब इनकी एनर्जी भी देख लीजिए, एनर्जी क्या होती है ये भी देख लीजिएगा। अब देखिए एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये होती है दैट इज, यहाँ पे लिखेंगे हम दैट इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। जिधर रिएक्शन क्या कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, मतलब जिस रिएक्शन जा रही है, मतलब प्रोडक्ट की तरफ जाती है ना रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे देखेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी।
क्या देखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास में जो रिएक्टेंट है वो मान लीजिए ये है, ये हमारे पास में है, दैट इज द रिएक्टेंट। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे रिएक्टेंट है। वो क्या करेगा, पहले जो स्टेप है वो स्लो है, तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, एक अप्रोप्रिएट लेवल तक बढ़ेगी। अप्रोप्रिएट लेवल के बाद में बढ़ने के बाद, देखिए थोड़ा बड़ा हो गया, अप्रोप्रिएट लेवल के बढ़ने के बाद में उसकी एनर्जी कम होगी, कम होने के बाद में और बढ़ेगी, और बढ़ने के बाद में डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब समझिएगा, सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये बॉन्ड टूट रहा है, सी बॉन्ड एक्स टूट रहा है। देखिए सी बॉन्ड एक्स टूट रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? सी बॉन्ड एक्स टूट रहा है, तो तब उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और वो एनर्जी कहां से आएगी? मीडियम से आएगी। मीडियम से एनर्जी लेते हैं बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, दैट इज एनर्जी ऑफ सॉल्वेंट से अगर ली तो उसे बोला जाता है एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन। तो इस सिचुएशन में जो स्लो स्टेप है, वो स्लो स्टेप में आपको पता है एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ जाएगी तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो सी और एक्स का बॉन्ड, सी और एक्स का बॉन्ड क्या हो रहा है? टूट रहा है। ये देखिए पार्शियल नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। उसके बाद में टूटने के बाद में एनर्जी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा आपका कार्बोकैटायन। यहाँ पे क्या बनेगा? इस दो हिल के बीच में एक बनेगा कार्बोकैटायन, जो कि हम इंटरमीडिएट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट बोलेंगे। उसके बाद में देखिए अटैक होगा, किसका अटैक होगा? न्यूक्लियोफाइल का। मतलब समझिएगा, इस कार्बोकैटायन से यहाँ पे क्या हो रहा है? इस कार्बोकैटायन से ये देखिए कार्बोकैटायन है यहाँ पे, ये कार्बोकैटायन से ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये जुड़ रहा है। मतलब इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ये जुड़ रहा है, ये दूर जा रहा था, ये नजदीक आ रहा है, और लास्ट में आपका प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा किस तरीके से? देखिए यहाँ पे जो बनने वाला है आपका, वो बनेगा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए पहली जो स्टेप है, इसमें जो एनर्जी होती है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो हिल दिख रहा है आपको, इसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं, जो कि यहाँ पे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। दिस आर द पोटेंशियल एनर्जी, ज्यादा एनर्जी लग रही है, मतलब ज्यादा आपको हिल, पहाड़ अगर बड़ा पहाड़ अगर चढ़ना है आपको, तो कैसा जाओगे आप? फास्ट जाओगे, दौड़ोगे क्या? नहीं दौड़ोगे, स्लोली जाओगे, क्योंकि ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। और छोटा अगर है तो वो क्या हो जाएगा? फास्टली चले जाओगे, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसे बोला जाता है, इसे बोला जाता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इसे क्या बोलते हैं? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो ये ऐसा होता है, 4 स्टेप में रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम देखने वाले हैं। जब देखो, ये आपको मैंने एलिमेंट्री आइडिया ही दी है यहाँ पे SN1 रिएक्शंस की, कि हो क्या रहा है। हम पोलर सॉल्वेंट क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आयंस फॉर्म होते हैं, और आयंस पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे। यहाँ पे लिविंग ग्रुप गुड होना चाहिए, तभी तो ये यहाँ पे, अगर ये ग्रुप लिविंग ग्रुप बैड होगा तो इसे पावरफुल होने की जरूरत है। तो ये पावरफुल नहीं, मतलब ये हम वीक लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, तो इसे पावरफुल होने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए वीक न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा हमको। और इनकमिंग ग्रुप जो है दिख रहा है न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग ग्रुप क्या है? गुड होना चाहिए, आयोडीन, ब्रोमीन या क्लोरीन होना चाहिए, ब्रोमीन होना चाहिए। ये तो लेते नहीं, जल्दी से निकलते नहीं यहाँ से, ठीक है। दिस आर द बैड लिविंग ग्रुप। और स्टेबल कार्बोकैटायन जैसे कि बेंजाइल का, एलिल का या टर्शियरी का फॉर्म होगा। हाईली पोलर सॉल्वेंट की यूज की, तो सारी बातें आपको समझ में आ गई। आपको क्या याद रखना पड़ा? कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो रिएक्शन तो आपको समझ में आ गया, 2 स्टेप में होगी रिएक्शन। पहले स्टेप में हमने देखा है कि आयंस फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए हमने हाईली पोलर सॉल्वेंट लिया, और वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल फॉर्म होगा तभी तो यहाँ पे अटैक पॉसिबल होगा, किसका? न्यूक्लियोफाइल का। और वो कैसे जरूर होगा? न्यूक्लियोफाइल वीक होगा, क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग होने की तो जरूरत है नहीं। तो ये कौन सी रिएक्शन में होता है? सारा दैट इज SN1 रिएक्शन में होता है। और SN1 दिस आर द यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या बोलते हैं इसे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर। आपको फर्स्ट ऑर्डर समझ में आ गई, क्योंकि इसमें एक ही स्लो स्टेप है, और वो स्लो स्टेप में ये ग्रुप है यहाँ पे, दैट इज अ टर्शियरी ब्यूटिल हलाइड, जिसको बोल रहे हैं हम टर्शियरी हलाइड। तो टर्शियरी हलाइड पे ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होता है, इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शंस कहाँ लिखे हमने? दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट, हेंस इट इज अ व्हिच रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसकी सारी डिस्क्रिप्टिव बातें, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले। मैं SN1 रिएक्शन फिर से लेने वाला हूँ, समझ में आ गई बात? ऐसा देखते हैं SN1 रिएक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे SN1 रिएक्शन, उसके बाद में हम SN2 रिएक्शन देखेंगे। थैंक यू।